हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धातु और अधातु चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिनके बिहार बोर्ड 2026 में आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। मतलब प्रश्न कह रहा है कि अमलगम जो है वो एक मिश्र धातु है और इसमें कौन सा धातु हमेशा रहता है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पारा का जो संकेत होता है वो होता है Hg और पारा जो है वो अमलगम में होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड, यानी कि सोना जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता और ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करने के कारण ही सोने का जो है वो संक्षारण नहीं होता है। जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है उनका संक्षारण होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन हैं कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या फेरस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, यानी कि चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन हैं लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन हैं फेरस, कॉपर, निकेल या एंटीमनी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, Sb। इसका Sb ये जो संकेत है ये होता है एंटी मनी, इसको कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध धातु को व्यक्त किया जाता है। धातु की जो शुद्धता होती है वो उसे हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। तो इसलिए शुद्ध धातु को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पीतल है। ऑप्शन है धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। पीतल जो है वो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब होता है दो धातुओं को मिलाने के बाद जो एक नया तत्व बनेगा उसको कहते हैं मिश्र धातु। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन हैं लिथियम, कैल्शियम, कॉपर या आयरन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम के अलावा भी एक और तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और वो है सोडियम। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, लिथियम, या लिथियम अगर नहीं होगा तो होगा सोडियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। ऑप्शन हैं CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमें आयन प्राप्त होंगे Ca और Cl2, ये दो आयन है। आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों से मिलकर बने हो, और इनके बीच आयनिक यौगिक कब बनता है, जब दो तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं और वे अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, तब जाके आयनिक यौगिक बनता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। ऑप्शन है लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम या सोना। तो अभी आपको पता है लोहा धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और सोना भी धातु है। तो इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। ऑप्शन हैं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं,
अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ऑप्शन है धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन या सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर बोला गया है कि उच्च विद्युत धनात्मकता, यानी कि धातु का ये गुण होता है, उच्च विद्युत धनात्मक होते हैं धातु, और इसी की वजह से धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और उसके पश्चात क्या बनाते हैं, धनायन बना लेते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी या उदासीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब इसके अलावा एक और अधातु का अगर पूछेगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ये याद कैसे रहेगा, तो आप देख सकते हैं अधातु, अ से अधातु और अ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। ऑप्शन है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पोलॉन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अयस्क में जो अशुद्धियां हैं वो चुंबकीय हैं, तो इसलिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे अपन द्वारा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन पोलवन द्वारा। यहाँ पर जितनी भी विधियाँ दी हैं वो सारे के सारे सांद्रण की विधि है, लेकिन अलग अलग अयस्कों के लिए हम अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए हम फेन पोलॉन विधि का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, मतलब कॉपर का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। ऑप्शंस हैं कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट्स, क्यूप्राइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर पाइराइट्स। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो या तीन हो तो वो क्या माना जाता है, वो धातु माना जाता है। और अगर इससे ज़्यादा हो, यानी कि 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो क्या माना जाता है, तब वो अधातु माना जाता है। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन है S3, S8 या S4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, S8। चलिए अगला प्रश्न है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, P2, P8 या P4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, P4। अगला प्रश्न है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। ऑप्शन है अम्ल राज्य में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल राज्य में। अम्ल राज्य कब बनता है, तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तब जाके एक नया अम्ल बनता है जिसको हम कहते हैं अम्ल राज्य, और उसी में जो है वो सोना घुल पाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अधातु कौन है। तो हमें पता है एल्युमिनियम धातु है, तांबा भी धातु है, पारा भी धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है,
अधातु है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पारा जो है वो धातु है, लेकिन ये भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अगर धातु पूछे तो आंसर होगा पारा, और अगर अधातु पूछे तो आंसर होगा ब्रोमीन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शंस हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शंस हैं कॉपर, पारा, सिल्वर या सोना। जिसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। यानी कि इन चारों में जो है वो कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। ऑप्शंस हैं लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद श्वेत फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो वायु के संपर्क में आते ही तुरंत जलना शुरू कर देता है, इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी में डुबोकर रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन है एनोड, कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। क्वेश्चन यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है कि जब हम विद्युत अपघटन परिष्करण करते हैं, यानी कि अपघटन की अभिक्रिया करते हैं वैद्युत अपघटन की, तो उसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें से एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो जो कैथोड होता है वो शुद्ध धातु का बना होता है, लेकिन जो एनोड होता है वो अशुद्ध धातु का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन हैं मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। हमारा अगला प्रश्न है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन है साधारण गंधक, अष्टफलकी गंधक, एकंताक्ष गंधक या श्वेत फास्फोरस। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस या कोई भी नहीं। तो मरकरी का जो दूसरा नाम है उसी को हम कहते हैं पारा। और अभी पिछले क्वेश्चन पर बताए थे कि पारा जो है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। ऑप्शन है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम या इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है वो मुख्य तौर पर बॉक्साइट से किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। यानी कि लोहे के निष्कर्षण में हम चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं जो कि कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। तो कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है भर्जन, प्रगलन, द्रावक या धातुमल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धातुमल। यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि जब किसी धातु का निष्कर्षण हम करते हैं और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ होता है जो कि अशुद्धि के रूप में होता है, और उसे निकालने के लिए हम बाहर से एक दूसरा पदार्थ डालते हैं जिसे हम द्रावक कहते हैं। तो यहाँ चूना पत्थर जो है वो द्रावक है,
और ये पदार्थ जाने के पश्चात उस अशुद्धि से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर है कैल्शियम सिलिकेट। तो इसे हम कहते हैं धातु मल। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाता है? ऑप्शन है अपरूपता, समावयवता, समरूपता या उभय धर्मीयता। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता। यहाँ पर आपने कार्बन के बारे में सुना होगा। कार्बन के भी कई अपरूप होते हैं। जैसे कार्बन के मुख्य दो अपरूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शंस हैं विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। तो हमें पता है कि धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, और इलेक्ट्रॉन दान करने के पश्चात उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। तो इसलिए धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना या जिंक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। यानी कि लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए हम जिप्सम को जो है गर्म करते हैं, यानी जिप्सम को गर्म करने पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। कैसे? तो हमें पता है कि फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जिंक, जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक तरह का अम्ल है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से बनता है। तो एक्वारेजिया को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का क्या अनुपात होना चाहिए? तो HCl 3 अनुपात और HNO3 1, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अनुपात 1। हमारा अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। ऑप्शन है चमकदार, खुरदुरा, काला या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकदार। अगला प्रश्न है, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आघात वर्ध्यता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। यानी कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को कहते हैं? ऑप्शन तन्यता, आघात वर्ध्यता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि धातु को पीट कर पतली चादर बनाते हैं, तो इस गुण को कहते हैं आघात वर्ध्यता। हमारा अगला प्रश्न है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है तन्यता, ध्वनिक, आघात वर्ध्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ऑप्शन है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम या सोना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना। पहले भी बताया गया था कि 1 ग्राम सोना जो है उसको हम खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन।
हमारा अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन है लिथियम, हीरा, सोडियम या पोटेशियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। हीरा जो है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारा अगला प्रश्न है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं एनोडीकरण, कैथोडीकरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एनोडीकरण। यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ये होता है एनोडीकरण। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।